इसके बारे में आज भी हमारी सोसाइटी खुल कर के बातें नहीं कर रही है। घर से जा रही है, मदर ने कह दिया कि बेटा खाकर जाओ, उस पर आप मुझे टोक दी। यदि हम इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करें, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल शून्य, ज़ीरो हो जाएगा। उसके हाथ में या तो मोबाइल होता था या फिर लैपटॉप। अब घर वाले जो उसको बोलते थे वो ये कहते थे कि ये जो है बदमाश हो गई है, वर्ड जो था ये बदमाश हो गई है। आज भी हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है, ज्यादा मत बोलो, कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या फील कर रहा हूं। आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस पर लोग बात करने से डरते हैं, जो हमारे समाज के अंदर बिल्कुल आग की तरफ फैलता जा रहा है। अगर इस पर बात करो तो लोग डरते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल जाए तो कहीं मुझे जज तो नहीं करेगा। लोग सोचते हैं कि यदि मेरे दोस्तों को इसके बारे में पता चल जाएगा तो क्या वो मेरे साथ रहेगा। एक इंसान है जो हर सुबह उठता है और काम पर जाता है और शाम को घर आता है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि दुनिया का पूरा सुख उसी के पास है, लेकिन अंदर से वो कितना कमजोर हो रहा है। रात में सोता है लेकिन नींद नहीं आता है। वो नरम गद्दे उसको सुकून नहीं दे पाते हैं। वो अंदर से टूटा हुआ है। वो किसी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहे भी किससे। कि अपने दोस्तों से बताना चाहता है, लेकिन कहीं मजाक तो नहीं उड़ जाएगा। मैम, क्या ऐसे ही मरीज हर रोज आपके ओपीडी में आते हैं? हाँ डॉक्टर दानिश, ऐसे मरीज हमारे पास लगभग डेली ही आते हैं, इसी की ओपीडी चलती है। तो मैम ये बताइए कि हमारे समाज के अंदर जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर, मानसिक तनाव के बारे में, या आम भाषा में कहें मन की सुकून के बारे में क्यों नहीं इतना बात हो रहा है? और यदि होता भी है उतना खुल कर नहीं होता है मैम। हाँ डॉक्टर दानिश, इसके बारे में आज भी हमारी सोसाइटी इतना ज्यादा स्टिग्मेटाइज्ड है कि इसके बारे में खुल करके बातें नहीं कर रही है। कारण है अवेयरनेस की कमी। लोग मानसिक रोग को एक तो वैल्यू नहीं देते। जैसा कि आपको यदि कोई बीमारी हो जाती है, सर दर्द होता है या फिर आपको कोई गंभीर शारीरिक बीमारी होती है, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, तो लोग दौड़ करके डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं। लेकिन यदि मानसिक बीमारी है या मानसिक परेशानी है, मेंटल पेन है, तो उसके लिए लोग आज भी डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं करते हैं। इसका एक कारण तो स्टिग्मा है ही। दूसरा है, लोग इस स्टिग्मा की वजह से ये सोचते हैं कि हमारी वैल्यू सोसाइटी में कम हो जाएगी। लोग ये भी सोचते हैं कि यदि मैं ओपनली इसका डिस्कशन करता हूँ या बात करता हूँ तो लोग हमें जज करने लगेंगे। तो इन सभी परेशानी की वजह से लोग ओपनली डिस्कस आज भी नहीं करते हैं। मैम, तो जैसे आप अभी तक लगभग लाखों मरीज आप देख चुकी हैं, तो हम्म। मैम कोई एक ऐसा केस बताइए हमारे दर्शकों को, जिससे आप इनको कुछ एजुकेट कर सके, मेरे दर्शकों को जागरूक कर सकें। कई ऐसे केस मेरे सामने हैं जिसमें कि मैंने ये देखा अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग काफी दिनों के बाद डॉक्टर से मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आते हैं, जब तक कि केस काफी सीवियर हो गया होता है। अभी पिछले हफ्ते जिस केस को मैंने देखा था, वो केस बहुत ही मतलब आप कहेंगे आई ओपनिंग कहेंगे उसको। ये केस है एक 28 इयर्स फीमेल की, जो कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर कार्यरत है, अच्छी सैलरी भी है। और जब वो मेरे पास आई उस वक्त उसकी पूरी बीमारी का जो ड्यूरेशन था वो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। इसका कारण क्या है, जब मैंने डिटेल केस हिस्ट्री लिया तो पता चली कि पहले वो बच्ची बहुत अच्छे से काम करती थी, जितना लोगों से मिलती थी उतना ही मतलब मिलने पर बहुत खुश होती थी, अपना उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, टाइम से सोना, बहुत अच्छा उसका डेली रूटीन चल रहा था, डेली एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। एक दिन सडन उसके घर वालों ने ये नोटिस किया कि उसको छोटी-छोटी बात पर वो चिड़चिड़ी सी हो गई, मतलब नाराजगी शो करने लगी कि जैसे घर से जा रही है, मदर ने कह दिया कि बेटा खाकर जाओ, उस पर आप मुझे टोक दी, ये वर्ड उसके होते थे। वो वापस आई,
किसी ने कहा कि लो बहुत थक गई हो बेटा, हाँ मैं थक गई हूँ, यही वर्ड जो थे उसको छोटी छोटी बात पर इरिटेट करते थे, ये जिससे ये पता चला। उसके बाद इसको लोग कोई वैल्यू नहीं दिए, घर वाले लोग। हुँ, कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी कम हो गई। वो जो एक टाइम से पंक्चुअलिटी वो फॉलो करती थी, आज वो देर से कॉलेज जा रही है, जो कंपनी में जा रही है वहाँ वो वर्किंग प्लेस पे वो देर से जा रही है, और वो जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी कम हो गई है। कुछ समय के बाद घर वालों ने ये नोटिस किया कि इसकी नींद में भी कमी आ गई। अब नींद में जो कमी आई, वो 2 घंटे 3 घंटे सोती थी, बाकी टाइम पे उसके हाथ में या तो मोबाइल होता था या फिर लैपटॉप। अब घर वाले जो उसको बोलते थे वो ये कहते थे कि ये जो है बदमाश हो गई है, वर्ड जो था ये हुँ, बदमाश हुँ, हो गई है। हुँ, ये हमारी मतलब जो ड्यूटी इसकी होनी चाहिए वो नहीं कर रही जी, है, जी, ये जी, जानबूझ करके बदमाशी कर रही है। उसके बाद कुछ समय के बाद ये देखा गया कि वो एग्रेसिव होने लग गई। लोगों से मिलने-जुलने में कतराने लगी। जिस कार्य को करने में उसको खुशी होती थी, अब उस कार्य को करने में उसको बोझ-सा फ़ील होने लगा। तो अब इसको भी क्या हुआ कि घर वाले जो हैं, वो ये नहीं समझे कि इसको कोई परेशानी हो रही है। जब वो नींद में रात में सोती नहीं थी, नींद में कमी आ गई, गुस्सा होने लगा, तो यहाँ पर क्या सोचने लगे कि कोई ऊपरी चक्कर है। 3-4 महीने तो उसकी बीमारी को समझने में टाइम लग गया। अब वो क्या करने लगे, जब समझे तो उसको ऊपरी चक्कर का नाम दे दिया और वो फेथ हीलर के पास उसकी ट्रीटमेंट के लिए जाने लगे। अब फेथ हीलर के पास जाने का कारण क्या था उनका कि इससे बदनामी नहीं होगी। मानसिक रोग जो है, यदि आप प्रोफेशनल के पास जाएँगे, तो लोग उसको ये एक टैबू दे देते हैं, पागल है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, वहाँ जाने से बचते हैं। तो वो फेथ हीलर के पास 6-7 महीने उसमें अपना टाइम बर्बाद किया, तब तक बच्ची की बीमारी काफ़ी सीवियर हो गई, और जब तक हमारे पास आए, तब तक उसको सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन के साइकोटिक फीचर्स के साथ हुआ, और ये भी वो खुद नहीं आए, शायद किसी से ये पता चला उनको, पड़ोसी से या किसी से, कि आप इसको इधर-उधर मत ले जाइए, आप उसको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से दिखाइए, तभी इसकी बीमारी दूर होगी। तो जब मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने यही बताया कि मैडम ये लड़की है, इसको हम कैसे किसी ऐसे के पास ले जाएँ जो पागलों को ट्रीटमेंट करता है। हमें तो लगता नहीं है कि इसको पागल का कोई जी, बीमारी जी, है, इस हुँ, तरह के कोई सिम्पटम्स है। इसको ऊपरी चक्कर है। आज भी उनकी जो अवेयरनेस थी, वो यही थी कि ये ऊपरी चक्कर ही है। फिर अभी जो कंडीशन हुई है, 1 हफ्ते में मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर हुई है, और साइको एजुकेशन के माध्यम से मैंने उसके घर में जो उनके गार्डियन है या फैमिली मेंबर है, उनको ये बताने की कोशिश करी कि ये किस तरह की बीमारी है और कैसे होता है। तो जी। ये एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने जीवंत है, जीवंत एग्ज़ाम्पल जिसको कहते हैं, कि ये अवेयरनेस की कमी होने की वजह से, स्टिग्मा की वजह से आज भी लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने से बचते हैं। मैम आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे अगर वो अवेयर होते हैं उसके घर वाले इस बारे में, तो तुरंत हुँ, डॉक्टर हुँ, के पास आते हैं। बिल्कुल। मैम एक और सवाल है, जो आमतौर पे हमारे दर्शक पूछते रहते हैं। जैसे लोग ये सोचते हैं कि जो मर्द होते हैं, जो मेल्स होते हैं, हुँ, वो बिल्कुल इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही रफ एंड टफ है, और फीमेल के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब इमोशनली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर वो इमोशनली कुछ बात किसी से शेयर भी करती है, तो उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो मैम हमारे दर्शकों को बताइए ये मर्द और औरत के इमोशनल अ, स्ट्रेंथ के बारे में? डॉक्टर दानिश, आज भी हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है, ज़्यादा मत बोलो। जी। ठीक है? और ज़्यादा मत बोलो का मतलब ये है कि आप अपनी इमोशन को कहीं न कहीं सप्रेस कर रहे हैं। मेल के बारे में ये ओपिनियन होता है, हुँ, क्या? कि मेल रो ही नहीं सकता। हुँ, वो हुँ, कैसे रो सकता है? उसके पास यदि आप जैसे बताया ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तो उसके ही मित्र ये कह देंगे हुँ। कि यार आदमी हो के तुम रो रहे हो। जी, ये जो जी। चीज़ें हाँ, होती हैं, हाँ, हाँ। आप नॉर्मली सोसाइटी में, हुँ, आप समाज में, अपने दोस्त के बीच में हुँ। देखेंगे तो ये सेंटेंस आपको मिलेगा। जी, जी। तो ये जो बात है, ये कहीं न कहीं आपको इमोशन को एक्सप्रेस करने में बाधा कर रही है। हुँ। फीमेल के बारे में आपने बहुत अच्छी जी। बात कही कि फीमेल इमोशनल होती हैं। जी, जी। तो
फीमेल के लिए क्या है कि वो बात-बात पर रो देती है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो इसलिए उसके इमोशन को बहुत सीरियस नहीं लिया जाता है। तो क्या होता है, फिर हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने से बचने लगते हैं। जी। तो यहाँ पर इमोशन में फीमेल और मेल दोनों को काफ़ी ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ये बात बहुत अच्छे से मैम ने क्लियर कर दिया। और मैम एक चीज़ और है, जैसे जो मानसिक तनाव से जूझ रहा है, जो ऐसे लोग हैं, यदि वो वक़्त पे डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और अपनी फीलिंग्स को, जो उनकी कमज़ोरी हो, काफ़ी लंबे अरसे से जब छुपाते हैं, तो उसका क्या दिमाग के ऊपर, सोचने की क्षमता के ऊपर कुछ असर पड़ता है मैम? जब इंसान अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता जी। है, तो उसका डायरेक्ट कहाँ पर असर होगा? वो हमारे दिमाग पर होगा। हुँ। और जब दिमाग में असर होगा तो क्या होगी? हमारी ओवरथिंकिंग बढ़ेगी। जी। अब ओवरथिंकिंग के साथ क्या होगा? हम छोटी-छोटी बातें एक्सप्रेस यदि इमोशंस को नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो छोटी-छोटी बातों पर क्या होगा? हमें वो चुभने लगेगी, मतलब हम नाराज़ होने लगेंगे, हमको इरिटेशन होने लगेगी। हुँ। फिर दिमाग हमेशा, हमारा ब्रेन जो है, दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगेगा। हुँ। अलर्ट मोड में रहने का मतलब हो गया कि लोग की बातों को तुरंत कैच करना। जी, जी। हम चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, और जब हम इमोशनली ड्रेन होते हैं, तो हम नेगेटिव बातों को ज़्यादा जल्दी ही कैच करते हैं। हुँ। ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारा डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी बहुत खराब हो जाता है, लो हो जाता है। हुँ। और इन सभी की वजह से हुँ। क्या होता है कि हम धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के मरीज़ होने लगते हैं। ये हमारे दिमाग पर इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करने का नतीजा होता है। जी। उसी तरह से यदि हम बात करें कि इमोशनल सिस्टम पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दिल पर हाँ, दिल हमारा पर। क्या इम्पैक्ट पड़ता जी, है, जी। तो इंसान इमोशनली क्या होता है, नंब होने लगता है, सुन्न हो जाता सुन्न है। हो जाता है। जी। उसको किसी बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ। उसको किसी पर एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। उसके क्लोज़ रिलेशनशिप, जी, घर जी। के और बाहर के, हुँ। वो भी डैमेज होने लग जाता है, हुँ। जिसकी वजह से उसके अंदर गिल्ट, हुँ। शेम, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लग जाती है। और वो अंदर ही अंदर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। जी। ये एक इसको इमोशनल एक्सप्रेशन की वजह से। अब उसका इम्पैक्ट, आपने एक वर्ड और कहा कि शरीर पर क्या हाँ, पड़ता है, शरीर पर क्या? आपने ये भी कहा। हुँ। तो यदि दिमाग किसी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है बॉडी पर। वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो बॉडी के थ्रू हुँ। निकलने की कोशिश करेगी और वो निकलेगी ही। अब उसमें क्या होगा, आपके सर दर्द होंगे, बॉडी में दर्द होगा, शरीर शरीर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस जी। सिर्फ हमारे दिमाग पर ही असर नहीं डालता, हमारे बॉडी पर भी असर डालता है। हुँ। अब बॉडी पे जो असर डालता है, उस वो कैसे निकलती है? हेडेक, हुँ। सर में दर्द होगा, चेस्ट में भारीपन, हुँ। है ना? बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो बोलते हैं सीने में भारीपन लग रहा हुँ। जी, जी। है ना? इस तरह का शिकायत करते हैं। हुँ। फिर एक चीज़ आती है, पूरे बॉडी में दुखन हो रही है। हुँ। जो हुँ। पेशेंट आते हैं तो हम लोगों से ये बताते हैं, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो हुँ। ये जो है वो कहीं न कहीं हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन को दबाने की वज़ह से हुँ। फिज़िकल रूप से निकल रही हुँ। होती है। और मैम एक और बताइए हमारे दर्शकों को कि सामाजिक ज़िंदगी पर क्या असर होते हैं? सोशल लाइफ़ पर? सोशल लाइफ पर यदि हम इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करें, जी। तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हुँ। वो बिल्कुल शून्य, ज़ीरो हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपका सोशल रिलेशनशिप डैमेज हो जाएगा। हुँ। आप सोसाइटी से भागने लगेंगे, जी, जी। लोगों से मिलने-जुलने से डरने लगेंगे, तो ये उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी, जी। और जैसे अगर कोई इस चीज़ से मैम जूझ रहा है, तो क्या हुँ। इमोशनल पेन जो होता है और या इमोशनल दर्द जो होता है मैम, क्या टाइम से अपने आप खत्म हो जाएगा? नहीं, ये इमोशनल पेन कभी भी अपने आप खत्म नहीं हो सकता। हुँ। क्यों? थोड़ा-सा मैं इस पर बोलूँगी, 2 लाइन जी, बताना जी, जी। चाहूँगी कि ये जो दर्द आपने कहा, इसको स्ट्रॉन्ग होने का सिंबल नहीं समझिए। सोसाइटी में लोग होता है मेल, अरे मेल है, जी, जी। बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ, हुँ। ये वो चीज़ नहीं है हुँ। कि आप यदि इमोशनली अपने आप को
परेशान फ़ील कर रहे हैं और उसको दबा रहे हैं, जी, तो जी। ये आपका वो सिंबल नहीं है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जी, जी। तो मैम किसी इंसान को कैसे पता चले कि वो मतलब उसका ज़िंदगी सिर्फ़ चल रहा है, वो सिर्फ़ झेल रहा है या और आसान भाषा में हम पूछें कि किसी को शरीर में कैसे लक्षण हो कि वो डॉक्टर से कब मिले, डॉक्टर को कब डॉक्टर का सलाह कब ले? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब इस पर मैं ये बताऊँगी कि कोई भी इंसान यदि उसका फंक्शनिंग बहुत अच्छा है, कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उस कार्य को करने में उसको खुशी नहीं जी। है ना? हुँ। होता है एक हम काम भी करते हैं, हमको जॉय भी करते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उस काम को कर तो रहा है, लेकिन उसको जॉय नहीं मिल रही, खुशी नहीं मिल रही है। तो आप समझ लीजिए कि आपका वो एक सिग्नल है, अलार्मिंग साइन है। हुँ। ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ज़िंदगी उसको मैकेनिकल लगने लगती है, बस हुँ। करना है, आना है, ये ड्यूटी निभानी है, फिर जाना है। ये जब होने लगे, तो समझिए कि आप ड्रेन हो रहे हैं। मतलब वो जो काम जो करता है उसमें मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ़ कर रहा है ना? हाँ, उसको सिर्फ़ करना है। हुँ। वो कोई भी टास्क को करने से पहले क्या होगा, उसको एफर्ट लगाना होगा, करने के लिए, अरे यार मुझे करना है। पेशेंट आते हैं ऐसे, हुँ। बोलते हैं ना कि मुझे मैं करने का मन ही नहीं करता मैडम, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। ये क्या है? ये वही चीज़ है, जिसको कि आप झेल रहे हैं, आप उस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं। तो वो चीज़ है, यदि उसको बहुत जल्दी आप समझ लें, तो मैम आपकी कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता है क्या कि कुछ मरीज़ कहते हैं कि मैडम मुझे पता नहीं है कि मैं सिर्फ़ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, उनके इमोशन के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, ऐसा कुछ मरीज़ आते हैं मैम? आप देखोगे नॉर्मली मरीज़ तो छोड़िए, मैं कॉमन मैन के बारे में बात कर रही हूँ, जो कॉमन जनरल पॉपुलेशन में होते हैं। आप सुनेंगे ये बात कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। हुँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। ये जो है एक्सप्रेशन है, इमोशन एक्सप्रेशन, ये सप्रेशन है और ये क्लासिकल जो हम इसको कहते हैं ना, क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है हुँ, हुँ। हमारे सप्रेशन का। तो ये नॉर्मली आप कहीं भी सुनेंगे, यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हुँ, हूँ। हुँ। ये आपको कहीं न कहीं ये भी अलार्मिंग साइन जी। है। मैम एक और प्रश्न है आपसे कि हुँ। जैसे आप डेली ओपीडी में जब बैठती हैं मेडिकल कॉलेज में, तो आपके किस प्रकार की कौन-कौन सी बीमारी लेके मरीज़ आते हैं? हाँ, डॉक्टर दानिश इस पर यदि मैं बताऊँ तो बहुत बीमारी आप कह रहे हैं नॉर्मल जो जनरल पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक सिम्पटम्स किसी को देखा नहीं, तो डिप्रेशन वर्ड बड़ा कॉमन सा हो गया है, जी। कि सब ये बोलते हैं कि अरे वो डिप्रेशन में है और वो उसको डिप्रेशन हो गया है। लेकिन डिप्रेशन ही एक ऐसी बीमारी नहीं है, उसके पीछे और भी कई ऐसी बीमारी है। आप देखोगे हमारी ओपीडी में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओसीडी, फिर पैनिक डिसऑर्डर, फिर आप देखेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट आते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं जिसको डायग्नोसिस लोग नहीं कर पाते हैं और उसके बाद आप देखेंगे सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, जी, एडिक्टेड पेशेंट, ड्रग्स के, नशा वाला। अल्कोहल के, नशा वाले पेशेंट जो होते हैं, वो काफ़ी आते हैं। मैं ये डेली ओपीडी में इसको देखती हूँ। जब आप ये देखेंगे ना, जब आप इसको प्रॉपर तरीके से और सही टाइम पर आप इलाज नहीं कराएँगे, हुँ, तो जब ये माइंड नहीं बोल पा रहा है, तो फिर शरीर आपका बोलना शुरू कर जी। देती है और जब शरीर बोलना शुरू करते है, तो फिर वो साइकोसोमैटिक सिम्पटम्स हुँ। आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैम बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को मेंटल हेल्थ के बारे में हमारे दर्शकों को आपने जागरूक किया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मैम। थैंक यू डॉक्टर दानिश। और अगर आप कोई भी इस बात को अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको ज़रूर शेयर करें। हो सकता हो कोई न कोई इस बीमारी से, इस लक्षण से जूझ रहा हो। यदि आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एकदम बिल्कुल सिंपल और साइंटिफिक और एडवाइस चाहिए, नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल पर बिल्कुल बने रहिए। धन्यवाद।